पहले कि पूर्वा सारे मामले को समझने की कोशिश कर पाती, तब तक उसकी माँ ने अपना हाथ उसकी छाती पर रखा और उसे थपकी देते हुए उठाने की कोशिश की। नंदिनी उस वक्त पूर्वा को इस तरह अचानक आंख बंद करते देख डर गई थी। पूर्वा ने फिर से आंख खोली और देखा कि अभी भी उसकी माँ और जयंत वहीं खड़े थे। पूर्वा इस वक्त खुद से ही नाराज थी। उसके मन में दो अलग अलग चीजों को लेकर दुविधा चल रही थी। तभी उसने अपनी माँ की तरफ देखा। इससे पहले कि वो नंदिनी से कुछ कह पाती, जयंत बीच में बोल पड़ा। देखो गुड़िया, मैं तुम्हें आखिरी बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद मैं कुछ नहीं कहूंगा और यहाँ से चला जाऊंगा। अपना भविष्य अपने आप मत बिगाड़ो, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। इतना सुनते ही पूर्वा ने एक लंबी सांस ली और गुस्से में खुद पर काबू रखने की बजाय बोल देना ही सही समझा। क्या समझते हैं आप अपने आप को? जब एक बार कह दिया ना कि मैं आराम करना चाहती हूँ और यहीं रहना चाहती हूँ, तो आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? आप मेरे पापा के नौकर हैं और कुछ नहीं। इसीलिए एक नौकर की तरह सभ्य व्यवहार कीजिए। सचमुच मेरे चाचा बनने की कोशिश करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इससे ज्यादा आपकी बेइज्जती ना करूं, तो वो रहा दरवाजा और चले जाइए यहाँ से। जयंत को आज तक किसी ने इस तरह के शब्द नहीं कहे थे। हालांकि वो सचमुच घर में एक नौकर ही था, लेकिन एक नौकर की तरह उसे ना तो कभी किसी ने ट्रीट किया और ना ही उसने नौकर की तरह घर का काम किया। वो सिर्फ बाकी के नौकरों को काम बताता था और घर के बच्चों को गेम्स खिलाना ही उसका काम था। पर आज जो बात पूर्वा ने उसे कही थी, वो उसके दिल पर चुभ गई। इसीलिए अब यहाँ पर एक भी मिनट रुकना उसके लिए मुश्किल था। तभी उसने पूर्वा की माँ की तरफ एक नजर डाली और सीधा दरवाजे की तरफ चला गया। उसके दरवाजे से बाहर जाते ही पूर्वा ने अपनी माँ को गले लगाया और कस के पकड़ते हुए कहा, माँ, तुम यहाँ हो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये आदमी मुझे समझाने क्यों आया? मैं नहीं चाहती कि ऐसे में कोई बाहर वाला आए और मुझे मेरा भविष्य और मेरा वर्तमान बताने की कोशिश करे। मैं सिर्फ अपने परिवार को एक देखना चाहती हूँ। ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ परिवार तोड़ने की कोशिश करते हैं। मेरी बात मानो और पापा को यहाँ आने के लिए कह दो। हम खुशी खुशी एक साथ रहेंगे। हमें चमक धमक ऐशो आराम बिल्कुल नहीं चाहिए। हाँ, तुम्हारे पापा यहाँ आ जाएंगे और हम दोनों अलग नहीं होंगे। तुम क्यों इतना डर रही हो बेटा? और तुम जैसा बोलोगी वैसा ही होगा। मैं खुद उनसे बात करूंगी। बस अब शांत हो जाओ और अपना ध्यान रखो। अपनी बेटी को घबराते हुए देखकर नंदिनी ने अपने दिल की बात कह दी और फिर उसकी पीठ को मलते हुए उसके बालों को सहलाने लगी। नंदिनी की नजर से देखें तो आज उसकी बेटी ने जिस तरह से डर को पकड़ा हुआ था, वैसा उसने कभी नहीं किया। लेकिन दोबारा इस जिंदगी में वापस आने के बाद पूर्वा के लिए इन सब का अलग ही मतलब था। उसे ये पता था कि पिछली बार जब वो पैदा होने वाली थी, उससे पहले का दर्द उसकी माँ के लिए कितना असहनीय रहा होगा। और जब वो पैदा हुई थी तो उसके बाद भी नंदिनी के ससुराल वालों ने उसे नहीं छोड़ा। हालांकि नंदिनी ने एक शादीशुदा इंसान से प्यार किया था और उससे दूसरी शादी की थी, लेकिन किसी से प्यार होना गुनाह तो नहीं, और ये शादी सबकी रजामंदी से हुई थी। लेकिन कुछ दिन के बाद नंदिनी को वो घर छोड़ना पड़ा। इतना ही नहीं, नंदिनी के ससुराल वालों ने प्रेगनेंसी के समय भी उसका पीछा नहीं छोड़ा और जब पूर्वा 10 साल की थी तब उसे नंदिनी से अलग कर दिया। हालांकि पूर्वा कभी कभी अपनी माँ से मिलने आती थी, लेकिन लगातार अपनी सौतेली माँ और बहन का व्यवहार देखने के बाद कुछ ही सालों में पूर्वा ने फैसला कर लिया कि वो अपनी माँ को छोड़कर नहीं जाएगी। इसीलिए आगे की पढ़ाई वो अपनी माँ के साथ ही रहकर करना चाहती थी। जब से पूर्वा उस घर में गई थी, तब से पूर्वा को अपने पापा के घर में अपनी सौतेली माँ, सौतेली बहन के साथ रहना पड़ा। लेकिन ऐसा करना इतना आसान नहीं था। हर रोज उसकी सौतेली माँ कविता उसे ऐसे नजर से देखती जैसे उसने कोई बहुत बड़ी गलती की हो, और जैसे उसी ने कविता से उसका पति कुछ दिन के लिए दूर किया हो। जब भी घर पर कोई पार्टी होती, तब मेहमानों के सामने उसकी सौतेली बहन रूही उसके कपड़ों का और उसके शरीर का मजाक उड़ाती। वैसे तो पूर्वा बचपन से ही बहुत पतली थी, लेकिन इसमें उसकी क्या गलती थी? अक्सर रूही उससे कहा करती थी, देखो देखो, कपड़े लकड़ी पर टंग कर हमारी तरफ आ रहे हैं।
लेकिन इस घर में जाने से पहले पूर्वा को इस बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी कोई सौतेली माँ और सौतेली बहन होगी। रही बात पूर्वा के पापा अनिकेत की, वो अक्सर काम के सिलसिले में बाहर ही रहते थे। शायद 1 या 2 बार ही पूर्वा की मुलाकात उनसे हुई होगी। दूसरी तरफ इतने साल अपनी माँ से दूर रहने के बाद जब पिछली जिंदगी में पूर्वा वापस आई थी, तब भी उसे अपनी माँ के साथ ज्यादा समय बिताने का मौका नहीं मिल पाया था। तभी नंदिनी पूर्वा को खुद से दूर करते हुए कहती है, बेटा, मैंने कहा ना, तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। अब मैं तुम्हारे लिए खाना बनाकर लाती हूँ, तुम तब तक आराम करो। यहाँ अपने घर में अनिकेत उदास बैठा अपनी बेटी के बारे में सोच रहा था। तभी उसके कानों में आवाज आई, पापा, आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैंने कहा ना, वो बिल्कुल भी मुझे इस घर में नहीं दिखनी चाहिए। मैं उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती हूँ। फिर भी आपने उसे बुलाने के लिए जय चाचू को उसके पास भेज दिया। इसका मतलब अब वो यहाँ आने ही वाली है। मैं सच कह रही हूँ आपसे, अगर वो यहाँ आई तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ये बात रूही ने अनिकेत से कही थी और वो गुस्से में सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए अनिकेत के सामने आकर खड़ी हो गई। लेकिन अनिकेत ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसे पहले ही जयंत ने फोन करके बता दिया था कि कैसे पूर्वा ने उसकी बेइज्जती की और अपने पापा के घर आने से मना कर दिया। दोनों बाप बेटी के बीच में तनाव देखकर कविता भी वहां आ पहुंची। कविता ने अपने हाथ बांधकर दोनों की तरफ गौर से देखा और फिर रूही के बगल में बैठकर उसे कहा, देखो बेटा, इस तरह जिद करने से कोई फायदा नहीं है। वो तुम्हारी बड़ी बहन है और ये उसका भी घर है। चाहे उसकी माँ और मेरे बीच में कितना ही तनाव क्यों ना हो, तुम बच्चों के बीच में ये तनाव बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अनिकेत, मैं तो कहती हूँ तुम्हें एक बार वहां जाना चाहिए। इससे पहले कि कविता अपनी बात को खत्म कर पाती, तभी रूही बीच में बोलते हुए कहती है, मॉम, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है आप मेरी माँ है ही नहीं और आपका मेरा कोई रिश्ता ही नहीं है। आप जब देखो उसकी तरफदारी करती रहती हो। अगर उसे यहाँ बुलाना है तो बुलाओ, फिर मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। कविता ने रूही की बात को मजाक में उड़ाते हुए कहा, अच्छा, तो तुम घर छोड़कर कहाँ जाओगी, ये तो बताओ। जरूर तुम फार्म हाउस पर पहुंच ही जाओगी, और वो भी तुम्हें शायद जयंत या फिर कोई घर का ही ड्राइवर लेकर जाएगा। क्या तुम्हें अकेले बाहर की दुनिया के बारे में कुछ पता है? अभी तो तुम सिर्फ 15 साल की हो, लेकिन तुम्हारा गुस्सा इतना है कि पूछो मत। कविता का मजाक सुनने के बाद रूही वहां पर नहीं रुक सकती थी। वो गुस्से में उठी और उसी तेज चाल से सीढ़ियों से चढ़ती हुई अपने कमरे की तरफ चली गई। रूही के जाते ही अनिकेत ने अपनी चुप्पी तोड़ी और कविता से कहा, तुमने बेकार में ही उसे रुला दिया। अभी तक तो ये भी पता नहीं था कि पूर्वा क्या सोच रही है और वो यहाँ क्यों नहीं आना चाहती है। जिस तरह से जयंत ने मुझे बताया है, मुझे नहीं लगता कि मेरे जाने से कोई बड़ा फर्क पड़ेगा। कविता ने कहा, गलती मेरी है। इतनी छोटी उम्र में मैंने उसे उसकी माँ से दूर कर दिया। अगर उन दोनों को शायद यहाँ एक साथ बुलाया होता तो ये दिन कभी नहीं देखना पड़ता। तुम खुद समझ सकते हो कि वो 10 साल की थी जब यहाँ आए थे। अब वो बड़ी हो गई है। इस उम्र में लड़कियों को गुस्सा भी आता है और जिद कर बैठती है। नाजुक उम्र में चीजों को ऐसे ही संभालना पड़ता है। अब वो 10 साल की बच्ची तो है नहीं जिसे तुम आंख दिखाओगे और वो कमरे में जाकर पढ़ाई करने लगेगी। ऐसे में अगर मैं उसे प्यार दिखाती तो शायद वो उस याद को अपने अंदर रखकर आ जाती। लेकिन उसे पता है कि इस घर में उसे सिर्फ एक अच्छे भविष्य की दुहाई देने के लिए ही बुलाया जाएगा। इतना कहते ही नम आंखों से कविता ने अपने पति की तरफ देखा। तभी अनिकेत ने अपना ध्यान कविता की तरफ देते हुए कहा, 17 साल पहले जो कुछ भी हुआ था उसके लिए तुम्हें खुद को कसूरवार ठहराने की कोई जरूरत नहीं है। कविता, उस समय हमने बहुत सारी गलतियां की थी। मैं भी समय के साथ बहक गया था और कुछ ऐसा हो गया जिससे परिवार में दरार आ गई। लेकिन तुमने उस वक्त बहुत अच्छी तरह से संभाल लिया था। पर मेरे परिवार वाले मेरे और नंदिनी के रिश्ते को कभी नहीं मानते। अगर मान जाते तो शायद आज पूरा परिवार साथ में होता और मुझे अपनी बेटी के लिए इतना परेशान नहीं होना पड़ता। ना ही वो मुझे देखकर दूर भागती। खैर, कोई नहीं, इंसान समय के साथ साथ सीख जाता है। मैंने भी अपनी गलतियों से ही सीखा है। तुम सही कह रही हो,
मैं वहां जाऊंगा और अपनी बेटी को इस बार प्यार से समझाकर वापस ले आऊंगा। तभी कविता कहती है, अगर तुम सही समझो तो मैं भी तुम्हारे साथ आना चाहूंगी। हो सकता है उसके मन में मुझे लेकर कई सारी दुविधाएं हो। मैं जब वहां आऊंगी तो उसकी सारी शिकायतें दूर कर दूंगी। कविता की बात सुनते ही अनिकेत ने ना में सर हिलाते हुए कहा, नहीं कविता, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें वहां नहीं ले जा पाऊंगा। तुम्हारा और नंदिनी का आमना सामना मुझसे नहीं देखा जाएगा। फिर मेरे अंदर एक अलग ग्लानि पैदा हो जाएगी जिसे मैं झेल नहीं पाऊंगा। कविता ने भी हामी भरी और कुछ देर सोचने के बाद कहा, ठीक है, जैसा तुम समझो, पर अगर तुम्हें मेरी जरूरत हो तो बेझिझक बता देना। इतना कहकर कविता सोफे से उठी और रूही के कमरे की तरफ जाने लगी। अनिकेत उसे जाते हुए देख रहा था। उसके चेहरे के भाव देखकर साफ पता चल रहा था कि वो इस वक्त ना चाहकर भी उस 17 साल पुरानी बात को याद करने लगा है। दूसरी तरफ नंदिनी का खाना बन चुका था और पूर्वा किचन की दीवार पर सर टिकाए अपनी माँ को गौर से देख रही थी। उसकी पिछली जिंदगी में उसे पता था कि जब वो बार बार अपनी माँ से अपने पापा के बारे में पूछती थी तो उसकी माँ ने उसे यही बताया था कि पापा काम के लिए बाहर गए हैं। लेकिन यहाँ सब कुछ अलग था। तभी अचानक 2 थालियों में खाना परोसकर नंदिनी जैसी पलटी तो उसने देखा कि पूर्वा उसे प्यार भरी नजर से देख रही थी। तभी नंदिनी ने मुस्कुराते हुए पूर्वा से कहा, आज पता नहीं मेरी बेटी को क्या हो गया है। इतने सालों में तो कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं बार बार पूछ पूछ कर थक जाऊंगी। बेटा, क्या तू बताएगी तुझे क्या हुआ है? तू बार बार मुझे देखकर यूं मुस्कुरा क्यों रही है? पूर्वा ने हंसकर जवाब दिया, अजीब बात नहीं है माँ। अब एक बेटी अपनी माँ को प्यार भी नहीं कर सकती? ये कौन सा दुनिया का दस्तूर है? अब क्या मुझे तुमसे प्यार करने की वजह बतानी पड़ेगी? नंदिनी कहती है, लगता है कोई नई फिल्म देख कर आई हो, इसीलिए फिल्मी बातें कर रही हो। चलो, मैंने आज तुम्हारे लिए कड़ी चावल बनाया है, चुपचाप खा लो। पूर्वा के चेहरे पर और बड़ी मुस्कुराहट आ गई और पूर्वा को कड़ी चावल बहुत पसंद था। एक तरफ नंदिनी अपनी बेटी को उसके पसंद का खाना खिला रही थी तो दूसरी तरफ कविता अपनी बेटी की नाराजगी दूर करने के लिए उसके कमरे के दरवाजे के बाहर खड़ी थी। ऐसे तो रूही सिर्फ 15 साल की थी, लेकिन उसके अंदर काफी चिड़चिड़ाहट भरी हुई थी। लेकिन सुंदरता की बात करें तो रूही बिल्कुल अपनी माँ पर गई थी। कविता को जितने कॉम्प्लीमेंट अपनी जवानी में सुंदरता के लिए मिला करते थे, आज भी उनमें कोई कमी नहीं हुई थी। पर फर्क सिर्फ इतना था कि कविता जब भी कोई बात कहती थी तो बात मिठास में डूबी हुई महसूस होती थी, लेकिन रूही के मुंह से निकला हुआ हर एक शब्द करेले के समान था। क्या पूर्वा अपने पापा के घर आएगी? क्या रूही अपनी बहन को अपना पाएगी? क्या कविता को सचमुच अपने किए पर पछतावा था या फिर वो सिर्फ दिखावा कर रही थी? आगे जानने के लिए सुनते रहिए बैक फॉर रिवेंज, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।